क्या बात की लास्ट में बेसिक स्ट्रेंथ पे बात की। वो तो बेसिक स्ट्रेंथ पे तो सारे ऐसे ही हो, बस नीचे आने पे बढ़ती है, यूज आने पे कम होती है, बस इतना ही था बेसिक स्ट्रेंथ में और कुछ नहीं बेसिक स्ट्रेंथ में। चल अभी चालू कर रहे हैं हम जो नया टॉपिक है वो अपना, क्या है टॉपिक का नाम? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और दूसरा आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ओके, जो भी अभी है ना वाटर के अंदर समझना है हमें, वाटर जो है ना वो एम्फीटोरिक होता है। कैसा होता है? एम्फीटोरिक उसे कहते हैं जो एसिड भी होता है जो बेस भी होता है, उसे एम्फीटोरिक कहते हैं। मतलब वो एसिड और बेस दोनों के जैसे रिएक्ट कर सकता है, उसको एम्फीटोरिक के नाम से जानते हैं। चेयर नहीं था दूसरा चेयर नहीं था, एक्स्ट्रा चेयर नहीं है तो मर गए हो। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके लेके आ पाओ इतनी। इधर पड़ा है, इधर पड़ा मतलब यही कहीं पड़ा होगा ना चेयर। ये बस ये लाइन बैठे चेयर में वैसे। कहीं ना हो जाओ। पहले से लाके रख देने का। अब पीछे ले तेरा। बद्दी बुद्धि वैसी आलवा जरा कम भेद होना है, कुदरती तो है नहीं अंदर। ऊपर वाला है तो क्यों फिटिंग हो, क्यों आवाज दीदा खोखा खाली हो जे बताए नहीं बैठता किधर आ बाजू जग्या पड़ी हो, अहियो जग्या पड़ी है એટલે બેવું હોય તો બેઠતા કિધર ઓય यार चलो भैया ना हाल ले भैया हमारी तो भंगारी जब बैठा तो दो ही ना आके कोई नहीं कहा जोड़ा ना डीसा बालक मुन्ना चिपड़ा हेडता है बस भाई बस हम करी એટલા માં આટલું ધન પડ્યું હોય તો હું છાટવાનું હા आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर है क्या होता है? तो पानी है H2O, तो पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है H2O। तो पहले क्या हुआ था कि हमने ये मान लिया था कि पानी न्यूट्रल है। क्या माना था? हम ये मान चुके थे कि वाटर न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? बाद में पता चला कि न्यूट्रल नहीं होता है, एम्फीटोरिक होता है। मतलब पहले न्यूट्रल मान लिया था हमने, फिर वो लोरी ब्रोस्टेड ने आके बताया कि पानी न्यूट्रल नहीं है, पानी एसिड के साथ बेस है और बेस के साथ एसिड। मतलब HCl है मेरे पास और HCl के साथ वो पानी HCl है और HCl के साथ क्या वाटर, तो HCl एसिड है। क्या है HCl? एसिड। तो पानी बेस के जैसे काम करेगा। कैसे? मतलब ये H+ देगा तो ये ले लेगा, समझ क्या बनेगा? ये H3O+ और Cl-। इसने प्रोटॉन डोनेट किया, क्या बन गया? ये एसिड। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, क्या बन गया? ये क्या बना? कंजुगेट बेस है। ये क्या है? कंजुगेट बेस, क्योंकि एसिड था
एसिड में से एक प्रोटॉन कम होने के बाद जो बना वो कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट एसिड, क्योंकि बेस था तो बेस में एक प्रोटॉन ऐड हुआ, फिर जो बना वो कंजुगेट एसिड। तो यहाँ पे वाटर एक्ट एज बेस। जरूरी नहीं है कि वाटर बेस के जैसे ही काम करेगा, वाटर एसिड के जैसे भी काम कर सकता है। मान लो अपने पास अमोनिया है, क्या है अमोनिया, और उसको पानी में डाल रहे हैं, किसको अमोनिया। अमोनिया क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, तो ये इसको H+ देगा, ये इसको H+ देगा तो क्या बनेगा NH3 H+ देगा। अब आए नहीं दो दिन भैया, अब बाहर ही रहेगा ना, अंदर ही रहेगा। वापिस क्यों आए तो घूमते बाहर, बुला लेते जब काम करता है। जो बाहर जा रहे वो बाहर ही लौट नहीं, वापिस क्यों आते हैं, बाहर लो। NH4+ और इसने H+ दिया तो क्या बनेगा, OH-। OH समझ गए। तो इस बार इसने प्रोटॉन लिया तो ये क्या बन गया, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, और इसने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन देने वाला क्या होता है, और की बार पानी क्या कर गया, यानी कि पानी के पास तो दो नेचर है, एसिड वाला नेचर भी है और बेस वाला नेचर भी है। उसको बोलते हैं एम्फीटोरिक नेचर। क्या बोलते हैं, देखो कोई अगर एसिड है तो उसको एसिड कहेंगे, कोई बेस है तो उसको बेस कहेंगे, लेकिन जो दोनों तरफ है, एसिड भी है और उसको एम्फीटोरिक कहते हैं। बायो में भी आता होगा एम्फी बायोटिक करके कुछ, मतलब पानी और जमीन पे रहने वाले, ऐसा कुछ एम्फीबियंस। ओके, तो ऐसा ये है ना एम्फीटोरिक, है ना एम्फीटोरिक, यानी एसिड और बेस दोनों नेचर है। तो वाटर के पास दो नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है। हमें बात ये नहीं थी, और आपको पूछे कि वाटर एम्फीटोरिक है, ये किसने बताया, सागर सर ने लोरी ब्रोस्टेड ने बताया था कि वाटर कैसा है, एम्फीटोरिक है। बाकी इससे पहले लोगों ने ये मान लिया था कि वाटर न्यूट्रल है। लुईस के हिसाब से बेस होगा, सही है, क्योंकि उसके पास लॉर्ड पेयर होती है, सही है। लुईस के हिसाब से बेस होगा, आयनियस के हिसाब से कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। लुईस के हिसाब से वाटर बेस होना चाहिए, क्योंकि लुईस के हिसाब से अगर वाटर को देखा जाए तो उसके पास क्या होती है, दो लॉर्ड पेयर होती है और वो डोनेट भी कर सकता है। आयनियस के हिसाब से देखें तो कुछ नहीं होगा। रॉबर्ट बॉयल के हिसाब से देखें खट्टा मीठा, तो वाटर का तो कोई टेस्ट ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा फिर इसमें। तो वाटर को एम्फीटोरिक कहने वाला पहला बंदा लोरी ब्रोस्टेड, दो बंदे नहीं थे, एक ही बंदा लोरी ब्रोस्टेड। ये समझाया गया है हमें कि हमारे पास वाटर है, क्या है, वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, दो मॉलिक्यूल है वाटर के। तो एक मॉलिक्यूल एज एसिड काम करेगा, दूसरा एज अ बेस काम करेगा। हम ये सोचे ये एसिड के जैसे काम कर रहा है और ये बेस के जैसे काम कर रहा है, तो ये वाला क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, तो ये H+ ले लेगा, तो क्या बनेगा H3O+, और दूसरा क्या बनेगा OH-। तो ये बनना चाहिए, है ना, हम यही सोच रहे, ये बनना चाहिए। अभी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, क्या आएगा, है ना। अभी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने बैठे अगर के इक्विलिब्रियम, तो क्या निकल के आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकाले तो क्या निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ into concentration
H3O प्लस और OH माइनस की कौन सी कंसंट्रेशन? H3O प्लस और OH माइनस की कौन सी कंसंट्रेशन? ऑब्टेन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ऑब्टेन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। वाटर की कौन सी कंसंट्रेशन? रिमेन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बात यह है कि कंसंट्रेशन चेंज इन वाटर बहुत कम होता है। वाटर की कंसंट्रेशन का चेंज बहुत कम होता है। आप बोलेंगे क्यों कम होता है? तो पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? H2O इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है कि उसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब बता दूँ मैं आपको, आपके पास अगर 1 लीटर वाटर है, क्या है? 1 लीटर वाटर, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी मोलारिटी में वो इतनी होगी 5.55 मोलर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 1 लीटर प्योर वाटर है तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी? 55.55 मोलर। अब आपको ये लगेगा कैसे, है ना? मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है 1000 डिवाइड बाय जी इनटू वॉल्यूम इन ml। 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर। 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो उसका लीटर ही उसका ग्राम होता है। तो क्या होगा? 1000 इंटू 1000। जीवन कितना उसका? 50। ml भी कितने होंगे? 1000। समझ गए? तो 1000 से 1000 कट हो जाएगा। क्या हो गया? 1000 डिवाइडेड बाय 50 कितना आएगा? 55.55 मोलर। कुछ भी हो जाए आपको ये पूछ लें, मोलरिटी ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर कितनी आएगी? 55.55। नॉन आयोनाइज वाटर की है, इसकी मोलरिटी है। नॉन आयोनाइज समझते हो? जो आयोनाइज नहीं हुआ उसकी, इसकी भी यही होगी 55.55 मोलर, है ना? तो इसका भी मोलरिटी यही रहेगा। और यहाँ पे आयोनाइजेशन होके क्या बना? H3O प्लस और OH माइनस। तो आयोनाइजेशन कितना होता है? एक्सपेरिमेंटल डेटा है। क्या है? मतलब जो एक्सपेरिमेंट से पाया गया वो डेटा यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन। कितना है? मतलब जो भी रूम टेम्परेचर की बात थी वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। प्योर वाटर रूम टेम्परेचर की बात चल रही है और जितने H3O प्लस पाए गए एक्सपेरिमेंटली वो लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो H3O प्लस मिले थे वो इतने थे 10⁻⁷ से। कितने थे? और OH माइनस भी इतने ही मिले थे 10⁻⁷। 10⁻⁷ मोलर। और यहाँ पे कितना मिला था? 10⁻⁷ मोलर। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब 1 लीटर वाटर को 298 केल्विन टेम्परेचर पे आयोनाइज किया गया तो वो कितने नंबर ऑफ H3O प्लस प्रोड्यूस करता है? 10⁻⁷। और कितने नंबर ऑफ OH माइनस? 10⁻⁷। ये ज़्यादा बोलेंगे हम इसको। हाँ, समझ रहे हो? माइनस में तो कुछ नहीं है तो प्लस में ही, लेकिन 0.601 है, माइनस तो नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ अजय, ये माइनस नहीं है, ये है 0.1 2 3 4 5 6 और 1। मतलब छोटी वैल्यू है, नियरली 0 है, ये माइनस कभी नहीं है। इतने नंबर ऑफ आयन बहुत कम माने जाते हैं, मतलब ये कंसंट्रेशन को बहुत कम मानी जाती है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आयन है ही नहीं। नाम क्या आयन है सर? समझे कि नहीं? तो बात यह है कि ये आयन बहुत कम होते हैं, तभी तो वाटर नॉन कंडक्टर होता है। प्योर वाटर, प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अरे वो डिस्टिल बोलो, प्योर बोलो, मिनरल बोलो, सब एक ही। समझ गए? थोड़ा बहुत फर्क रहता है। प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है अनप्योर वाटर में से।
और हमारा वाटर अनप्योर है यहाँ का। ये मत समझना सीधा नगर पालिका के नल में से भरा है तो प्योर है। कैसे भाषा है तो नगर पालिका के नल में सिद्धू भरी डाली है तो भी अनप्योर है। मैं बोलूँ आपके घर पे आरओ लगा होगा ना, उसमें से भी जो निकलता है वो भी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अनप्योर होता है। समझ तो साहब आरओ तो पानी है, अरे पीवा माटे ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए वो भी अनप्योर है। बस ये है केमिस्ट्री है भाई। चलो ये ध्यान रखें, ये 10⁻⁻7 है, ये 10⁻⁻7 है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, कंसंट्रेशन बहुत कम है। अब बात ये है कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है और फर्क कुछ पड़ नहीं रहा। अब 5.55 में से ये इतना बना तो ये कितना कम हुआ होगा 5.55 में से? इतना ही कम हुआ होगा। 5.55 माइनस कितना कम हुआ होगा? 10⁻⁻7। अब ये वैल्यू से निकाले, इसको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जिस चीज़ को फर्क ही नहीं पड़ता उसको कैलकुलेशन में लेके क्या मतलब है? मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि हम कुछ भी पढ़ाए कुछ भी बोले उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम क्यों पढ़ाए? फिर हम उसको इग्नोर ना करना चालू करें। समझे कि नहीं? मैं तो देखूंगा 2-3 बार सबको समझा दूंगा भाई पढ़ लो पढ़ लो। मान लो कोई नहीं पढ़ रहा है तो थोड़ी भी पर बैठ कर पढ़ाएंगे, तो उसको ही इग्नोर कर देंगे। ले भाई हो गया अब तेरा, है कि नहीं? चलो कहाँ गया एक बच्चा है वो मैथ्स का? हाँ आया नहीं कि सोया है? डे स्कॉलर है वो? तो घर गए ऊपर है। तो क्यों नहीं आया वो क्लास में? अभी है ना, इसको देखिए क्या बनेगा इसका। तो ये बहुत मतलब कम फर्क पड़ रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम, क्या देखेंगे कि इक्विलिब्रियम, तो ये क्या होगा 10⁻⁷ वो H3O प्लस का कंसंट्रेशन ये था, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर, H2O प्लस H2O 2H2 स्क्वायर। सही है। अब इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जिसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको इस तरफ लेके इग्नोर कर दो, है ना? तो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम इनटू H2O स्क्वायर इज इक्वल टू H3O प्लस इनटू OH माइनस। और दूसरी बात बोलूं, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये दोनों एक्वेस के। हम लिक्विड को लेंगे नहीं एक्वेस के मुकाबले, हाइड्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं। अगर गैस है तो गैस के सामने किसी को नहीं लिया जाता, अकेले गैस को लेते हैं, एक्वेस के सामने लिक्विड को नहीं लेते। तो नहीं लेना चाहिए लिक्विड को, उसकी कंसंट्रेशन को इग्नोर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि ये कांस्टेंट रह रही है। कैसे रहेगी? पहले भी 5.55 थी, इक्विलिब्रियम आ गया तो भी कितनी है? 5.55। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होगी? इसका Ka का वैल्यू कैसा होगा? इसका जो Ka का जो वैल्यू वो कैसा होगा? ज्यादा भाषण नहीं सुनना है। इसका Ka का वैल्यू कैसा होगा? ये इस रिएक्शन का Ka का वैल्यू कैसा होगा? लिखना है तो लिख दे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेवर जीरो नेवर इनफाइनाइट। पहले लिख दे फिर बात करते हैं अपन।
कांस्टेंट तो है ही, वैल्यू पूछ रहा हूँ। इसका जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो लेस देन 10⁻³ होगा, आगे जो भी होगा। पेज नंबर 206 206। एक एरो लिया है इसके अंदर, उसमें बोला कि केसी की वैल्यू खास करके 10⁻³ से 10⁻³ होती है, और 10⁻³ तब होती है जब नेग्लिजिबल रिएक्शन होते ही इक्विलिब्रियम आ जाए, और यहाँ पे नेग्लिजिबल होते ही इक्विलिब्रियम आ गया है। प्रोडक्ट ज्यादा है कि रिएक्टेंट? यहाँ पे रिएक्टेंट 5.55 मोलर है, उसके सामने प्रोडक्ट कितनी है? 10⁻⁷ मोलर है। मतलब रिएक्शन चालू हुई ना, ऐसे ऐसे चालू हुई, ऐसे बस इतनी हुई रिएक्शन और इक्विलिब्रियम आ गया। कितनी हुई रिएक्शन? इतनी। पलक झपकते ही क्या आ गया? उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, मतलब 10⁻³ से भी, समझे? तो पल के झपक के पल के बाहर निकल जाती, फिर इक्विलिब्रियम आता तो 10⁻³ से बड़ी आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। पूछ रहा हूँ, उसके आंसर किसी को देने नहीं, पढ़ाया कहाँ है हमने? ऐसा यही बोला था। तो मैं तो के फॉर्म में पूछूंगा, मैं तो क्यों नहीं पूछूंगा? अरे कोई भी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में के भी लिख सकता हूँ, के भी लिख सकता हूँ, एम्फीटोनिक है वाटर। अब इन दोनों को मिला के नया नाम दिया गया KW। क्या दिया गया? इन दोनों को मिला के एक नया नाम दिया है KW, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के जो बना उसको क्या कहेंगे? KW। और KW कितना होता है? H3O प्लस into OH माइनस। समझ गए? KW कितना होता है? H3O प्लस into OH माइनस। H3O प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻⁷। 10⁻⁷। OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻⁷। KW क्या आएगा? 10⁻14 मोलर स्क्वायर। ये मोलर है, ये भी मोलर है, मोलर इंटू मोलर, क्यों ना है? लेकिन हम ऐसे नहीं लेते, हम डेल्टा NG से लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो इसके हिसाब से डेल्टा NG 0 होगा, तो हमें यहाँ पे यूनिट नहीं लिखना। हम KC और KP का यूनिट कैसे लेते हैं? और ये KC का ही एक फॉर्म है। के इक्विलिब्रियम का एक दूसरा स्वरूप है जिसे KW कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर। सबसे बड़ी बात है ये 298 केल्विन टेम्परेचर पे मिला हुआ KW है। कितना है? 10⁻⁴ मोल। तो ये है KW 10⁻⁴। समझ गए? इसी को KW कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ? क्योंकि वाटर के दो आयन बने, तो दो आयन का मल्टीप्लिकेशन, उसी को कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अब देखते हैं वाटर का pH क्या होगा। 7 होगा। वाटर का pOH क्या होगा? 7। कैसे पता चला मेरे को pH 7 होगी, pOH भी 7 होगी? pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस।
पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, कितने H3O प्लस है इसमें? 10H2 माइनस 7, ये माइनस और ये माइनस प्लस क्या आएगा 7। 11th वालों को लॉग के रूल पता है? लॉग के बारे में कुछ सिखाया मैंने 11th वालों को? नहीं सिखाया लॉग ढूंढना वगैरह, कुछ नहीं बताया लॉग के बारे में। अभी ऊपर जाए तब मेरे को याद करवाना, अपना लेक्चर है ना ऊपर, हाँ तो पहले लॉग याद करवा देना मुझे। अभी क्या है मैं करवाऊंगा, वो 12th वालों को पढ़ाया हुआ है, फिर से दोबारा हो जाएगा। इससे अच्छा है ऊपर जाएंगे, मैंने बोर्ड रखवा दिया है, मार्कर में लेके आया हूँ, इंक भी लेके आया हूँ, बोर्ड रखा हुआ है ना ऊपर, लॉग करवा देंगे। जरूरी थोड़ी है वीडियो ही देखते हैं, लॉग करवा देंगे। हो गया? बस आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में इतना ही था। दूसरा ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है? आयोनाइजेशन बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा? आयोनाइजेशन बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा, मतलब फिर H3O प्लस और OH माइनस ज़्यादा बनेंगे। समझ गए? टेम्परेचर बढ़ने पे H3O प्लस और OH माइनस ज़्यादा बनते हैं। आयन ज़्यादा बनेंगे तो KW कम होगा कि बढ़ेगा? ज़्यादा आयन फॉर्मेट करेंगे, KW की वैल्यू ज़्यादा होगी। KW क्या है? H3O प्लस OH माइनस इज इक्वल टू H3O प्लस ज़्यादा आएंगे, OH माइनस ज़्यादा आएंगे तो KW ज़्यादा होगा, उसमें क्या कम। सामने सामने तो है, आयन ज़्यादा होंगे, KW ज़्यादा होगा। 298 गैलन में कितना होता है KW? 10H2 माइनस 40। ओके, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना है। KW of water at 398 Kelvin. KW of water at 398 Kelvin. 10H2 minus 14, 10H2 minus 16, 10H2 minus 10, 10H2 minus 18। जिसको आए वो अपना हाथ ऊपर करेगा, ज़्यादा दिमाग यूज करके समझाना नहीं है मुझे। समझा चल, इसमें से आयनिक बढ़ेगा, KW बढ़ेगा, इसमें -14 पे KW -14 था, आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ेगी तो KW कम होगा। हाँ, आयोनिक प्रोडक्ट घटेगी, KW कम होगा। KW बढ़ेगा तो मतलब 14 से छोटी वैल्यू बढ़ेगा तो कम होता जाएगा। भाषण नहीं सुनना है, पता मेरे को सब है, मैं खाली देख रहा हूँ आपकी एक्सप्लेनेशन पावर क्या है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW बढ़ेगा, जब भी माइनस ऊपर है, अपने क्या रेस में माइनस है तो वो वर्ड सब नहीं सुनना है, इसमें बस एक ही बड़ी वैल्यू हो, बड़ी वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू की तरफ से मैं थोड़ी कोई 1th क्लास का टीचर हूँ, क्या मेरे को माइनस प्लस का फर्क समझा रहे हैं कि मेरे को आता नहीं है कि -18 क्या होता है, -10 क्या होता है, ऐसा तो है नहीं। राजवीर है ना, चलती का नाम गाड़ी होता है लेकिन बैठना नहीं होता है उसमें।
टेम्परेचर बढ़ने में KW बढ़ता है सानिया बेटा, और मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया करो, है ना। उस टाइम पता नहीं था मेरे को पेरेंट्स मीटिंग में, बाकी मैं बोल देता। मेरे को किसी ने ये बताया था कि सानिया ने कितनी मतलब सप्लीमेंट्री भर दी है, ऐसा कुछ। कितनी सप्लीमेंट्री भर दी आपने 10th में? हाँ मैथ्स में। अच्छा हुआ मैथ्स नहीं रखा, कॉमर्स भी नहीं रखा, IAS नहीं करने गया, ये अच्छा हुआ। बाकी मैं बोलूँ तो ये चीज़ को आप पकड़ नहीं पाए ना, इसका मतलब आप मैथ्स में 0 है। चाहे फिर MD सर ने कुछ भी कहा हो आपके ऊपर, बड़ी बड़ी डींगे हाथ दी हो, बाकी बिल्कुल 0 है आप मैथ्स में। मैं तो जो भी होगा सत्य कहूँगा, मैं सत्य बोलने में डरता ही नहीं कभी। सिंपल चीज़ ये है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू नहीं है इन सब के मुकाबले। इसका मतलब यह है 0.13 बार 0, कितनी बार 0? 3 बार। और इसका मतलब है 0.9 बार 0 फिर 1, इसका मतलब 16 बार नहीं आया, 15 बार टॉपर। 0. कितनी बार 0? 15 बार 0 फिर 1। ये वैल्यू इस वैल्यू में कितना फर्क है? 10⁴ का फर्क है। इस वैल्यू से ये वैल्यू 10,000 गुना बड़ी है। कितनी बड़ी है? 10,000 गुना। समझिए, बहुत बड़ा होता है 10,000। ऐसे एक चौक के बदले में 10,000 गुना ज्यादा दूंगा, मतलब कितने हो गए? समझे कि नहीं? बात ये थी टेम्परेचर के बढ़ने पे KW बढ़ना चाहिए। तो 298 में कितना होता है? 10⁻⁴। तो बढ़ के कितना होना चाहिए? -30, -12, -11, -10, ऐसे बढ़ना चाहिए बढ़ के। वो ऐसा ऑप्शन ही एक है। इतना तो होना नहीं चाहिए क्योंकि तो 298 पे होता है। ये नहीं हो पाएगा, तो कम हुआ ये बोलेंगे ना, ये कम हुआ। 14 में 16 में अब ये 6 डालेंगे। समझ में आ रहा है? ये बड़ा क्या हुआ? ये तो यही था आंसर। वो क्या हुआ कि पहले बोलते बोल गया कि अगर नहीं ज्यादा होगा KW बढ़ेगा, फिर उसको कंफ्यूज हो गया कि साला 10 बढ़ा के 18 फिर बोला घटेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और मैं भी कितना मस्ता आदमी, उसको ही पूछा। आंसर बहुत लोगों ने सी बोला, फंसा वो बेचारा। अरे अभी भी नहीं सुधरेंगे हम, तो जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला। लव इज स्वीट पॉइजन। प्यार एक मीठा जहर है और आपने हमसे प्यार कर दिया है। समझे कि नहीं? जिसने हमसे प्यार किया बस हमने उसका यही हाल किया, क्योंकि हमने जिससे प्यार किया था उसने हमारे साथ ये किया, तो हम पूरी दुनिया के साथ अब यही करेंगे। बदला बनते हैं ना, चैन किलर बनते हैं, पता है? और वो एसिड बॉम्बर बनते हैं, कुछ लड़कियों के मुंह पे जाके एसिड डालते हैं। तो क्या होता है कि उसने किसी लड़की से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह किया होगा, फिर उसने मना कर दिया होगा, तो उसके दिमाग में घुस जाता है कि दुनिया की सब लड़कियां बेवफा है। फिर वो एसिड बॉम्बर बनने की सोचता है बहुत बड़ा, उसका माइंड ऐसा हो जाता है। फिर तो कोई भी लड़ा। एक पता चैन किलर बन गया था, साइकिल की चैन लेके किसी भी लड़की का गला घोट के मार देता। उसने हत्याएं कर दी थी, 2600 से भी ज़्यादा हत्याएं लड़कियों को मार दिया था। बस यही था कि एक लड़की से प्यार करता था, बेवफा थी, उसके दिमाग में घुस गया दुनिया में सब बेवफा है, जो मिले मार, जो मिले। बस साइकिल की चैन है, एक्चुअल में ये नहीं था, लेकिन अब दिमाग बुरी चीज़ है, होता है, समझ गए? होता रहता है बस ऐसा, पर इसको सुधार नहीं सकता। यही कुछ लोग कहना है कि मैं कुछ भी प्यार कुछ नहीं करता,
प्यार करने वालों की ये हालत है, तो नहीं करते उसकी तो इसकी बुरी होगी। कर ही लेते हैं थोड़ा। कहाँ से KW हो गया और समझ में आया MCQ क्या था? डायमेंशन बढ़ने में KW बेचारे बालक। हो गया। इसके बाद टॉपिक को कुछ रहे तो नहीं है, दे दो कभी। बचना नहीं चाहिए टॉपिक में। इस टॉपिक पे जो भी था वो खत्म है। वो गलती से बुक ने नीचे के टॉपिक का ऊपर दे दिया है, वो बुक की गलती है। बाकी इस टॉपिक में जो भी था वो खत्म है, बराबर। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पीएक्स स्क्वायर। ये इसका है ही नहीं है, ये जो लिखा है ना वो इसका नहीं है। चलो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पीएक्स स्क्वायर। पीएक्स स्क्वायर में ध्यान देना टॉपिक क्या है। तो सॉरेंस ने इसको फाइंड किया था, किसने? सॉरेंस, SPL सॉरेंस, SPL सॉरेंस। अब हुआ था ये कि जब हमने कंसंट्रेशन देखे तो कंसंट्रेशन जो था वो हमें मिल रहा था 10⁻⁻20 से लेके 10⁻² तक। मतलब कंसंट्रेशन हमें इतना मिल रहा था। चलो इतना नहीं तो आप इतना ही समझ लो, 10⁻² से 10⁻² ही समझ लो अगर ज़्यादा नहीं समझना है। क्या कंसंट्रेशन हमें ऐसे नहीं मिल सकती 10⁻²? 10⁻² मतलब क्या हुआ? 0.01। क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि जिसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी इतनी हो 0.01? हो सकता है ना भी 0.01 मोलर H2SO4, ऐसा तो हो ही सकता है। हमने एग्जांपल भी किए होंगे ऐसे कि भी 0.01 मोलर H2SO4, इतनी कंसंट्रेशन तो हो सकती है। और 10⁻² का मतलब क्या होगा? 100 मोलर। क्या इतनी कंसंट्रेशन में नहीं होगी क्या हमारे पास? हो सकती है 100 मोलर, कोई ज़्यादा कंसंट्रेशन तो है नहीं। तो इतनी कंसंट्रेशन हो सकती है। मेरे को ये बताओ ये रेंज कितना हुआ कुल मिला के? ये रेंज हुआ 10⁻4 का। कितने डिजिट आ गए इसमें? 10,000। 1 से 100 में कितने नंबर आए? 100, 99। ज़्यादा दिमाग वाले होंगे तो। बाकी जो भी नॉर्मल आदमी है वो बोलेगा 1 से 100 में 100 नंबर आए। कुछ बोले 1 से 100 में 1 और 100 को गिनना है कि बीच के गिनना है। हर बात में नीट नहीं होता। बात यह है कि ये बहुत रेंज बड़ा हो गया और मैं तो बोलता हूँ ये होता है कंसंट्रेशन। कितने आ गए? 10⁻22 मतलब एवोगैड्रो नंबर के पास पहुंच गया। 23 होता है, ये 22 आ गया। अब मैं बोलूँ आपका, अब है ना ग्राफ बनाओ इसका। क्या बनाओ? यहाँ पे है ना आप ले लो 10⁻², क्या ले लो? और यहाँ पे 10⁻2 तक जब ग्राफ बना वो सारे के सारे डिजिट निकले। तो ग्राफ पेपर का साइज क्या रहेगा? यहाँ से टीसा पहुंचेगा ग्राफ पेपर, समझे कि नहीं? और जिसको चेक करना होगा वो हवाई जहाज लेके ऊपर से चेक करेगा कि ग्राफ पेपर की डिजाइन क्या है। समझे कि नहीं? हाँ अभी ग्राफ है तो आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ भी लिख के मान लो आपका ग्राफ का ये डिजाइन बन रहा है शायद से, तो उस हिसाब से इतना बड़ा ग्राफ पेपर भी होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये था कि कंसंट्रेशन जो थी उसकी रेंज बहुत बड़ी आ रही थी।
कंसंट्रेशन की रेंज बहुत। अगर H प्लस को देखने जाए तो इतना बड़ा रेंज बन रहा था कि जिसका ग्राफ बनाना ग्राफ पेपर पे पॉसिबल ही नहीं था, और कंसंट्रेशन तो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है। आप अगर कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर थोड़ा पानी मिला दोगे एकदम से कंसंट्रेशन बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, और इतने सारे डिजिट्स ऊपर नीचे होंगे कि ग्राफ पेपर में उतनी लाइन भी नहीं होगी। अब ग्राफ पेपर कैसा होता है, इस टाइप का होता है कि ऐसे लाइन होती है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे 15-20 लाइन होगी, और एक लोटे पानी में तो हजारों डिजिट ऊपर नीचे हो जाए, समझेगी नहीं। तो फिर दिक्कत ये थी कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट था। तो सोरेंस ने क्या किया, इसी कंसंट्रेशन को पीएच के फॉर्म में लेके चला गया, समझे, ताकि इस रेंज को कम किया जाए, और उसने 0 से 14 में सब खत्म कर दिया, समझ गए, 0 to 14 में अभी ग्राफ पेपर पे इस चीज को ड्रॉ करना आसान हो जाए। बस यही था इसका उद्देश्य पीएच का, और कुछ नहीं था। रेंज ही इतनी आ रही थी, 10⁻⁻14 आएगा तब जाके 14 आएगी। अब इससे तो कम क्या होगी कंसंट्रेशन, 14 कब आएगा, जब H प्लस कितने होंगे, 10⁻⁻14। इसका मतलब ppm से तो नीचे चलेंगे, ppq तक तो चलेंगे हम। ppm क्या था, 10⁻6, मतलब -6 होता है, इसका फॉर्मूला ऐसे बना है। फिर ppb ppq, तो वहां तक तो पहुंच गए, इससे तो नीचे कंसंट्रेशन की टर्म ही नहीं है हमारे पास, समझे कि नहीं। और इससे नीचे अगर कंसंट्रेशन है तो फिर गिनने की क्या फायदा इससे, मतलब, और ऐसा नहीं होता कि 14 से आगे नहीं होता, होता है, हमारे सिलेबस में आता नहीं है। बाकी 14 से ज़्यादा होती है पीएच, 0 से कम भी होती है, 0 से कम हो सकती है पीएच, और 14 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारी जो है स्ट्रेचेबल साइज उसके हिसाब से कितनी है, 0 to 14। बाकी ये मत, मैं कभी ये नहीं कहता कि 0 से कम नहीं होगी और 14 से ज़्यादा नहीं होगी, क्लियर। पीएच स्केल क्यों दिया वो समझ में आया। कंसंट्रेशन के ग्राफ बनाने पॉसिबल नहीं थे, तो ग्राफ बनाने इजी हो जाए, बस इसी खुशी में, इसी आनंद में क्या दे दिया गया, अब पीएच स्केल को जो डिजाइन किया था एसपीएल सोरेंस ने, उसकी थोड़ी डिजाइन दिखा रहे हैं हम आपको। इस टाइप का था उसका पीएच स्केल, सोरेंस का खुद का जो था वो, बराबर। अब आपको बुक में चाइना का मान दिया है तो मैं नहीं देखूंगा, बाकी सोरेंस ने जो बनाया था वो इस टाइप का था। किसी किसी बुक में ऐसा भी दिया होता है, तो मैं खड़ा था उस टाइम, है ना, याद है बिल्कुल, मैं -93 ईयर का था उस टाइम, और यही था सोरेंस का पीएच स्केल। मैं 1996 से ये 909 में आया, 1909 में, तो हो गया -93 ईयर का उस टाइम, सही है कि नहीं। उसने यहाँ पे रखा था 7, क्या रखा था, यहाँ पे 0 से 7, और फिर 7 से यहाँ पे 14, बराबर। तो इसने बताया था कि 7 पे जो है वो है भैया, और यहाँ पे है एसिडिक, और इस तरफ है। अगर कोई भूल जाए तो एक स्कीम है अपने पास, इसका भी स्कीम देना पड़ रहा है, कितने खुदकिस्मत क्लास में है हम। 0 से 7 और फिर 7 और फिर 7 से 14। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 तो ये पहले आता है, और ABCD में A पहले आता है, समझे कि नहीं। तो इस हिसाब से ये हो गया A, बाद में हो गया हो गया। स्कीम समझ में नहीं आया, इसका मतलब कुछ लोचा है पीछे, प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रहा है। अभी मैं समझा दिया स्कीम, चलो कॉलेज का स्कीम था, समझ में ना भी आया। दिमाग चाहिए पर्सनल अपना, लॉन पे थोड़ी चलता है। ऐसा मत सोचो मैं रिपीट करूंगा, कुछ रिपीट नहीं होगा। 0 से 7 जो होगा वो एसिडिक रहेगा, 7 में न्यूट्रल, और 7 से 14 में
जितनी pH कम है ज्यादा एसिडिक, समझ गए? हो गया। ऐसा बनाया था उसने स्कैन, किसने? सॉरेक्स। अब उसने एक फॉर्मूला भी दिया था, क्या दिया था? अभी pH कैसे ढूंढते हैं, उसने फॉर्मूला ये दिया था, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। क्या दिया था? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। फिर लोअर ब्रोस्टेट ने आके उसको डाटा, तो भैया H प्लस तो होता ही नहीं है, वो तो बनता है H3O प्लस, तुम ऐसे काहे लिख रहे हो? तो उसने बोला चल कुछ नहीं, अब तेरी भी सुन लेते हैं। और उसने H प्लस के बदले क्या लिख दिया? H3O प्लस। नया निकल के आया pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस। तो ये फॉर्मूला तो सबको आता होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, आता ही है ना सबको। चलो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, एंड में आया था क्या ये फॉर्मूला? 10वीं कक्षा में ये पढ़ के आए कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिसने टैनिंग ये फॉर्मूला पढ़ा है? ये समझ में नहीं आया मेरे को कि ये राशि ने नहीं पढ़ा और आप दोनों ने पढ़ लिया। आपने नहीं पढ़ा था तो ऐसे हाथ ट्राई करो, तो थोड़ा और करो, अब करो तो थोड़ा सीधा कर दो एकदम बिल्कुल। होता है? हाँ बस। अच्छा pH is equal to minus log of tan into S। गलत है ये, 10th में यही पढ़ाया जाता है। और ये चीज pH is equal to minus log of tan into total H3O plus। ध्यान रखना pH is equal to minus log of tan into total concentration of H3O plus। अब सही है, pH is equal to minus लेंगे H3O plus, गलत। pH is equal to minus log of total H3O plus। अब जाके फॉर्मूला सही, समझ गए? हाँ, मेरे को एक बार इंटरव्यू में बिठाया था, मतलब मैं SRV में था उस टाइम, और 10th के टीचर को लेना था, तो खाली ऐसे ही मतलब सिलेक्शन हो गया था, और मैं तो खाली ऐसे वासु मैंने बोला कि तू जा ट्राई कर क्या थोड़ा, पर यही चीज पूछी थी मैंने जाके pH का फॉर्मूला क्या होगा। उसने एकदम ऐसे लिखा pH इक्वल टू माइनस लॉग tan ऑफ H। वो गलत, थोड़ी देर सोच के मुझे ऐसा लिख के दिया उसने, बल्कि लॉग ऑफ tan आता है, tan के बेस का लॉग, फिर भी गलत। और थोड़ी देर सोचा, फिर मेरे को उसने ऐसे लिख के दिया, अब भी गलत। लिखना क्या है, मैं टोटल नंबर ऑफ H3O प्लस ऐसा बोल के दिया। फिर मैं बोला तो मैं बुरा नहीं लगता, फिर मैं टोटल नंबर ऑफ H3O प्लस के समझाऊं, फिर मेरे को बुरा लगा। टोटल H3O प्लस ही लेने पड़ते हैं, H प्लस नहीं लेने, डायरेक्ट H3O प्लस नहीं लेते हैं। हमें ये दिया है अगर 2.5 मोलर HCl, हमें पूछा इसका pH क्या है, और हमें ये दिया है 2.5 मोलर H2SO4 और इसका pH क्या है। तो दोनों के फॉर्मूले में कहीं लिख के आओगे आप कि 2.5 मोलर दिया है तो 2.5 मोलर ठोक के आ जाओ। HCl है, ये क्या बनाएगा? H3O प्लस और Cl माइनस, और ये क्या बनाएगा? 2H3O प्लस प्लस SO4 2 माइनस।
इसका H3O प्लस तो कितना होगा 2.5 और इसका H3O प्लस कितना हो जाएगा 5 मोलर H3O प्लस हो जाएगा बस। तो फिर कैसे ये हो गया pH इज इक्वल टू H3O प्लस टोटल H3O प्लस ही होना चाहिए था। सॉरेन जब बोला तो हम क्या घेटे वगैरह भेड़ बकरियां हैं हम क्या भागे उसके पीछे पीछे। और सॉरेन ने बेचारे को यही बोला था टोटल नंबर ऑफ H प्लस लेना है हमें। हर चीज वो लिख के थोड़ी देगा कुछ हमें तो पढ़ना पड़ेगा। रोड पे जाते हैं क्या खाली कितने ही किया होता है ना लिखेंगे आगे यू टर्न 6 तो पढ़ना आना चाहिए कि इसको यू टर्न बोलते हैं। આગળ સ્કૂલ છે આપનો વાહન ધીમે ચલાવો તો બધું લખેલું ના હોય તો બેગ લઈને છોકરો દોડતો હોય આગળ સ્કૂલ હોય ધરમશાળા ના હોય બસ दोनों के अलग अलग आएगी pH HCl वाले की pH क्या आएगी माइनस लॉग ऑफ 2.5 और H2 ऐसे बोलोगी माइनस लॉग ऑफ 5 समझ गए सर। आप तो अभी के pH BH पढ़ा नहीं रहा हूँ एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल खाली ये पढ़ाया pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 इनटू H3O प्लस अब ये आवड़ी बाहर है कड़ी टोटल मन में बोलवा हूँ फॉर्मूले याद दी रहे टोटल ईश्वर वाड़ दबाया है बोलियो स्मार्ट है ईशो क्या आइटम मारी यानी समझ में आया ना टेंथ में क्या क्या चल रहा था गलत फीस ले लेना वापिस अब चीज 40 रुपए जो भी निकल रहे इससे फॉर्मूले गलत पढ़ाने किसने पढ़ाया ये चैप्टर बोलता है ना कॉल करके सर के इतने वापिस भिजवाओ पैसे दूसरा होता है pH क्या होता है अरे एक बात पूछना भूल गया ये pH का फुल फॉर्म क्या होता है पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये तो गलत हो गया हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ H3O प्लस आयन क्या बोलेंगे क्योंकि H प्लस तो स्टेबल ही नहीं है तो pH का मतलब होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यस H3O प्लस का नाम है हाइड्रोनियम तो pH का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पाप क्या बोला था पावर फिजिक्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन पोटेंशियल और पावर में फर्क होता है समझ गए ना। पोटेंशियल और पावर में पोटेंशियल मतलब जो है वो जो दिख रहा है वो सब मिलके पोटेंशियल पावर मतलब जो दिख रहा है वही। मान लो मैं अभी आपके सामने कुछ दिखा रहा हूँ तो आप समझेंगे पावर दिखाने नहीं और मैं जो दिखा रहा हूँ और जो नहीं भी दिख रहा है आपको वो सब मिलाकर जो है वो मेरा पोटेंशियल है। आप बोले पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब जो आपके हाथ में आए वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितने H प्लस पड़े वो सब। pOH का फुल फॉर्म क्या होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। मैं 10th की क्लास में जाता था मजे आते थे मेरे को बहुत याद आते वो पुराने दिन 10th पढ़ाने के
आँच वाच नहीं आते थे, मैं डायरेक्ट पढ़ाता था उसमें। आँख कम आते थे। देखने पड़ेगी, मैं 10th पढ़ाया उसमें इसका रिजल्ट क्या है फेसबुक में, याद नहीं मेरे को। पूरा 10th नहीं पढ़ाया था मैं, 2-3 चैप्टर पढ़ाने गया था खाली। ना आर्ट्स नहीं, संस्कृत की जो बराबर है आंसर मेरा, कोई गलत नहीं। ऐसे ही देना चाहिए आंसर। मैं सभी टीचर्स को यही सीख दूंगा। नहीं मतलब कुछ लेवल से नीचे जाना ही नहीं चाहिए टीचर्स को। हो गया, समझ गए ना पीएच? तो पीएच समझ में आ गया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, और पीओएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अभी पीओएच का एक फॉर्मूला है। पीओएच होता है माइनस लॉग ऑफ